नमस्ते आप सभी लोगों को। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। आज हम लोग जानेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी है क्या? उसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? और किस-किस बीमारी में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। बात कर रहे थे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी किन-किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है, कौन-कौन सी मानसिक बीमारी में आपको हेल्प कर सकते हैं। एंग्ज़ायटी, फ़ोबिया, ओसीडी, एंगर मैनेजमेंट, एग्रेसिव जो बिहेवियर करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट, ईटिंग डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। यहाँ हम लोग हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को जिनको बिहेवियर में चेंज लाना है या उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है या उनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनकी वजह से वो अपने डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी कहाँ यूज़ होता है? नए व्यवहार को सीखने के लिए, असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए, व्यवहार में मॉडिफ़िकेशन के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका डेली लाइफ इफ़ेक्ट कर रहा है, वहाँ भी हम लोग बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। आइए जानते हैं बिहेवियर थेरेपी का यूज़ हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, किन के लिए हेल्पफुल है। एंगर मैनेजमेंट में, ओसीडी में, फ़ोबिया में या फिर मान लीजिए सेक्सुअल डिसऑर्डर, इन सब जगह पे हम लोग बिहेवियर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकता है। चलिए जानते हैं बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक के बारे में। अगर बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक के बारे में बात करें तो कई सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से हम कुछ टेक्निक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक के बारे में जानेंगे, बिहेवियर असेसमेंट, ठीक है। सेकंड है बिहेवियर असेसमेंट के लिए जो लिस्ट तैयार करना है कि व्यवहार कौन-कौन से उनका व्यवहार में चेंज करना है, कैसे व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं, उनका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, जो एक काउंसलर क्लाइंट के लिए रेडी रखता है। नेक्स्ट है उसमें रिहर्सल, मॉडलिंग, रिहर्सल, स्किल ट्रेनिंग, अवर्जन थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लूडिंग एंड लास्ट है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग उनके रिलैक्स करवाते हैं क्लाइंट को। वर्क असेसमेंट टेक्निक द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार में जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उनमें हेल्प कर सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और कुछ नई चीज़ को सिखाने। बिहेवियर होमवर्क ऐसा असेसमेंट में व्यक्ति जो है अपना होमवर्क घर से करके लाएगा। कुछ टास्क दे सकते हैं, कुछ छोटे-मोटे गेम्स दे सकते हैं या कुछ छोटे-मोटे व्यवहार को चेंज करने वाले टेक्निक उनको बता सकते हैं, जिनको उनको घर से करके लाने को कहा जा सकता है, जिससे व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को चेंज करने में हेल्प करेगा खुद को। दूसरा टेक्निक है लिस्ट ऑफ बिहेवियर, जिसमें व्यक्ति यानी क्लाइंट के बारे में पूरा एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि कौन-कौन सा व्यवहार उनको चेंज करने की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ उसको कितना चेंज किया जा सकता है। तो वो एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है क्लाइंट के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके, क्लाइंट के बिहेवियर के लेवल को चेक करके। जैसे कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है, क्लाइंट है, जो वेजिटेबल सब्ज़ी नहीं खाना चाहता है या फिर वेजिटेबल चीज़ों को नहीं खाना चाहता है, जंक फूड ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो उनके इस व्यवहार को चेंज करने के लिए एक पहले लिस्ट तैयार कर लेंगे कि वो डेली रूटीन में क्या-क्या खाता है और उसे वेजिटेबल देंगे। जब वो वेजिटेबल खाएगा तो उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि आज उसने ये-ये वेजिटेबल खाया। जैसे कि मान लीजिए कोई ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है या फिर मान लीजिए कोई हैवी वेट से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है और वो डाइटिंग प्लान करना चाहता है, बट वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है, जंक फूड रोज़ खा रहे हैं। तो अगर उस चीज़ों को हम लोग उस व्यवहार को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि वो हेल्दी चीज़ों को खाए, हेल्दी चीज़ों को वो गेन करे, हेल्दी चीज़ों को वो कंसीव करें, तो उस व्यवहार को चेंज करने के लिए हम लोग पहले एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि वो डेली किस रूटीन में किन किन चीज़ों को वो कंज्यूम करता है और कितनी मात्रा में कंज्यूम करता है, जो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। आइए बात करते हैं तीसरी टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है मॉडलिंग। मॉडलिंग टेक्निक आप बेंडूरा के एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें बोबोडेल पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके गुस्से को कैसे कम किया जा सकता है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है। मैंने अपने एक वीडियो में उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है कि वर्बल लर्निंग के द्वारा या ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा हम कैसे-कैसे गुस्से को चेंज कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए मॉडलिंग में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन द्वारा क्लाइंट को सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उनके एंगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडल दिखा सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए गुस्सा करोगे तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या ये बात करें मॉडलिंग टेक्निक के बारे में बिहेवियर थेरेपी में, तो मॉडलिंग किस तरह से हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं या किसी व्यक्ति को सिखा सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कोई छोटा बच्चा जो है खाना नहीं खाना चाह रहा है, उनको खाना खिलाने के लिए बहुत मनाना पड़ता है। तो उस वक़्त हम लोग क्या करेंगे कि एक टेडी बियर रखेंगे, जो आप लोगों ने रील्स में भी देखा होगा। एक टेडी बियर को सामने रखेंगे बच्चे के सामने और उसको खाना खिलाने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जब टेडी बियर नहीं खा रहा होगा तो उसको हम लोग मारने की कोशिश करते हैं या ऐसे दिखाते हैं कि हम मार रहे हैं। तो बच्चा क्या ऑब्ज़र्व करता है? ऑब्ज़र्व करके
करके बच्चा क्या सीखता है कि अगर टेडी बियर खाना नहीं खा रहा तो उसको मम्मी मार रही है, तो मैं भी खाना नहीं खाऊँगा तो मुझे भी मम्मी मारेगी। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, बच्चा खाना खाने लगता है। तो ये भी एक मॉडलिंग तकनीक के द्वारा हम किसी भी व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, किसी को नया व्यवहार सिखा सकते हैं, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं। बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी में नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है रिहर्सल टेक्निक। रिहर्सल टेक्निक में ज़्यादातर जो काउंसलर है वो पहले अपना चीज़ों को करके दिखाता है कि क्या सही है। जैसे कि मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि योगा करना बहुत अच्छी बात है या हेल्दी डाइट लेना बहुत अच्छी बात है, तो वो चीज़ें पहले मैं लूँगी, मैं क्लाइंट को करके दिखाऊँ कि हाँ ये सही है। क्योंकि लोग जो ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं, लोगों को कॉपी करके सीखते हैं, तो वो चीज़ें पहले मेरे अंदर डालना पड़ेगा, तभी क्लाइंट उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, महात्मा गांधी का एक एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत पहले पढ़ा था। उसमें मैंने देखा था कि एक मम्मी जो है अपने बच्चे को महात्मा गांधी के पास लेके जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है। तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि आप 1 हफ़्ते बाद आइए। इसमें उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी ने 1 हफ़्ते के बाद बुलाया, फिर उसकी मम्मी 1 हफ़्ते बाद अपने बच्चे को लेकर आती है, बोलती है कि अब बताइए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? तो उन्होंने बच्चे को बस एक शब्द बोला कि चीनी मत खाया करो। अब उसकी मम्मी को आ जाता है गुस्सा, वो बोलती हैं कि यही बात तो आप 1 हफ्ता पहले भी बोल सकते हैं, अभी बोलने का क्या मतलब है? तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि 1 हफ्ता पहले मैं भी चीनी बहुत खाता था। तो आप इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सिखाना चाह रहे हो, किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना चाह रहे हो, जैसे बच्चा जो है मम्मी को बच्चा जो है मम्मी से सीखता है, पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखता है, या डॉक्टर जो है कुछ बता रहे हैं कि ये करना सही है, ये चीज़ें गलत हैं, तो पहले अगर हम मॉडल बने, हम उनके सामने वो चीज़ें करें, तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, क्लाइंट उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा। तो इसे बोलते हैं रिहर्सल टेक्निक, यानी जिसमें काउंसलर खुद पहले, यानी जो साइकियाट्रिस्ट है, जो थेरेपिस्ट है, वो इस चीज़ को पहले खुद करता है, रिहर्सल करता है, तब उस चीज़ को करके क्लाइंट को दिखाया जाता है, ताकि वो भी उससे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके उस काम को करे। रिहर्सल में एक और टेक्निक आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और बच्चे को बोलते हैं फ़ोन मत यूज़ करो, तो वो आपकी बात कैसे मानेगा, क्योंकि आप ही उनके सामने बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आपको रिहर्सल टेक्निक करनी होगी कि आप ही को फ़ोन लिमिटेड यूज़ करना होगा। ऐसे नहीं कि आप फ़ोन लेके बैठ गए और बच्चे को ही मना कर रहे हो फ़ोन यूज़ मत करो। अगर आप फ़ोन पे गेम खेल रहे हो, फ़ोन पे रील्स बना रहे हो और आप बच्चे को मना कर रहे हो कि फ़ोन पे रील्स मत बनाओ, फ़ोन पे गेम्स मत खेलो, तो बच्चा इस रिहर्सल को प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके सामने जो रिहर्सल करते हो, बच्चा वही चीज़ को सीखता है। नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी में, स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग दिया जाता है जिसके उसके एप्टीट्यूड को चेंज किया जाए, कुछ नए टेक्निक को सिखा सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग में आपको बात करने का टेक्निक बता सकते हैं कि क्या कैसी बात को रखना है, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स को रखने हैं तो किस लहजे में रखोगे, तो उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है हर एक सिचुएशन में। मैं एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि आप बात करने का लहजा सीख सकते हो ट्रेनिंग में। किसी को बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, तो एंगर वाले सिचुएशन में आप अपनी बात को कैसे रखोगे, क्योंकि एंगर एक इमोशंस है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है ना? लेकिन उन उन बातों को आप कैसे किस वे में रखोगे, तो उसका ट्रेनिंग दे सकते हैं। बात करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, किसी को लिजार से डर लगता है, छिपकली से, किसी को कुत्ता से, ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं जिससे डर लग सकता है, यानी असामान्य डर, फोबिया हो सकता है जिनको। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक है, सबसे ज़्यादा फोबिया में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जनरली ज़्यादातर लोगों को छिपकली, कॉकरोच, डॉग से डर लगता है, तो इसको कम करने के लिए सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले लिजार्ड का, या तो फिर आप मान लीजिए एनिमेशन के द्वारा आप दिखा सकते हो, जैसे डिस्टेंस के द्वारा हम उसको थोड़ा पहले कम करेंगे। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक ढंग से उनके डर को कम करना, उनके असामान्य व्यवहार को सामान्य करना। जबकि छिपकली से कोई ऐसा डर नहीं लगता कि आपको कोई जान जान की हानि हो या आपका जान चला जाए, लेकिन फिर भी उससे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। इसलिए फोबिया के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, मान लीजिए किसी को डॉग से डर है, तो डॉग से डर है तो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में पहले डॉग को दिखाएंगे, ताकि क्लाइंट के लेवल को देखा जा सके कि कितना डर है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डर है, कम डर है, या बहुत सामान्य डर है। देन डिस्टेंस के आधार पर धीरे धीरे डॉग को लेकर जाएंगे उसके सामने दूर से ही, फिर फोटोज़ दिखाएंगे, या फिर आप डेमो रख सकते हो डॉग का, या फिर डॉग का टेडी बियर टाइप कुछ टॉय रख करके फिर साउंड क्रिएट कर सकते हो, जिससे देख सकते हैं कि वो कितना डर रहा है। फिर धीरे धीरे डेली जब वीकली उसके साथ ये चीज़ें करेंगे, तो धीरे धीरे उसका डर थोड़ा कम होगा। फिर एक जब उसका डर थोड़ा कम हो जाए, मंथली जब आप उसको दे रहे हो थेरेपी, उसका डर थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके गेट के बाहर डेली पपी का कोई रख देंगे, फिर उसके बाद उसे गोदी में पपी को रख देंगे। धीरे धीरे वो जो पपी का डर है या कुत्ता का जो डर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसको आप अच्छे से इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि किसी के डर को कैसे कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वेजिटेबल खाना नहीं पसंद कर रहा, लेकिन वो वेजिटेबल खा रहा है अब, तो हम उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो कंडीशनिंग में 2 ही चीज़ देते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आज उन्होंने वेजिटेबल खाना स्टार्ट किया है, तो आप उसके लिए रिवॉर्ड के रूप में वेरी गुड, गुड या क्लैपिंग कर सकते हो जब जब वो वेजिटेबल को खा रहा है। और अगर मान लीजिए वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो तब तक पनिशमेंट के तौर पर आप उसको बैड बोल सकते हो, या फिर उसको कोई अदर पनिशमेंट दे सकते हो। उसकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को आप उसको नहीं देना, या फिर उसको खेलने के लिए खेलने का समय कम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये रिवॉर्ड के साथ साथ पनिशमेंट से भी आप बच्चों को ठीक कर सकते हैं, या घर वालों के व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। ये जनरली हम अपने घर में भी करते हैं। बात करते हैं फ्लूडिंग टेक्निक के बारे में, जो बिहेवियर थेरेपी में काम आता है। फ्लूडिंग जस्ट उल्टा है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते थे, सिस्टमेटिक तरीका अपनाते थे उस डर को कम करने के लिए। ठीक है, मंथली लेंगे, फिर वीकली लेंगे, फिर पर डे देंगे, धीरे धीरे उसका डर कम होगा, है ना। अचानक से नहीं लाएंगे। जबकि फ्लूडिंग में जस्ट अपोजिट है कि अचानक से उन चीज़ों को उनको सामना करवाना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को पानी से डर हो सकता है, तो पानी इतना कम पानी लेंगे या इतनी कम पानी वाली जगह जिससे उसको कोई हार्म ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, अचानक से उसको वहाँ ढकेल देंगे, जिससे वो स्विमिंग करना सीख सकता है। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्टेज फ़ियर है, सोशल फ़ोबिया है, इस तरह का कोई फ़ोबिया है, तो अचानक से उसको स्टेज पे ले जाएँगे, जिससे वो व्यक्ति जो है उस डर का तुरंत सामना करेगा, तो हो सकता है थोड़ा उसका डर डर कम हो। लेकिन पर्सनैलिटी देख कर के इस टेक्निक को यूज़ करना है कि उसका लेवल कितना है डर का। ऐसे नहीं कि सभी पे इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके लेवल के हिसाब से उसको हम फ्लूडिंग टेक्निक को अपना सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एवर्जन टेक्निक। एवर्जन टेक्निक का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ से बहुत लगाव है, जैसे मान लीजिए ड्रिंक करने वालों को शराब से बहुत लगाव होता है, तो उसमें एवर्जन थेरेपी हम अपना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को शराब बहुत पसंद है और उसको वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि शराब में कुछ ऐसा मिला दें जिससे उसको वॉमिटिंग हो, है ना। जब जब वो शराब पी रहा है तब तब उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो वो क्या समझता है कि नहीं, इस शराब को पी रहे हैं तो वॉमिटिंग हो रही है, धीरे धीरे वो शराब को पीना छोड़ सकता है। या फिर मान लीजिए जब जब वो शराब पी रहा है, तो शॉक थेरेपी यानी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, जिससे वो समझे कि नहीं, शराब जब जब पी रहे हैं तो मेरे को शौक मिल रहा है। तो इस तरह के आप घर में भी कई सारे टेक्निक अपना सकते हैं, लेकिन काउंसलर के सलाह से ये सब सारे टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। बेटर होगा कि आप काउंसलर के पास ही जाकर करें, साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के निगरानी में ये सब करें। लास्ट टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। जब आप सारा थेरेपी दे देते हो, तो आप कई बार हम लोग को रिलैक्स कराना ज़रूरी है पेशेंट को, है ना। तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक भी उनको दे सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पर्सनालिटी कैसा है ना। तो आज हमने जाना कि बिहेवियर थेरेपी है क्या, कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किन किन लोगों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है ना। किन किन बीमारी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जो भी मानसिक बीमारी हैं, या फिर सामान्य तौर पर भी जनरल जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो आज हमने जाना बिहेवियर थेरेपी है क्या, है ना। बिहेवियर थेरेपी में हम लोग सामान्य व्यवहार सिखाते हैं, और साथ ही नई व्यवहार को सिखाते हैं, या उस व्यवहार में मॉडिफाई करना सिखाते हैं। ठीक है। नमस्ते। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और अदर किसी टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना